हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर की शुरुआत कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में होती है, तो पहले एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जनार्दन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। जैसे ही वो अपने सेंटर में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, वो जनार्दन से जॉन हो जाता है और वो और लोगों की तरह सुबह से लेकर रात तक काम नहीं करता, बल्कि वो शाम से लेकर सुबह तक काम करता है अपने लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। जहाँ पे वो जॉब करता है वहां पर वो शाम में जाकर काम करना शुरू करता है। उसका नाम जॉन हो जाता है जनार्दन से जैसे ही वो ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाते ही वो एक अलग एक्सेंट में बात करने लगता है, एक अलग लैंग्वेज में बात करने लगता है, जो कि वो अपने घर पर नहीं करता है। उसकी जो छुट्टियां हैं वो भी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं, बल्कि यूएस कैलेंडर के हिसाब से है। उसके जो क्लाइंट हैं वो इंडिया के नहीं है, बल्कि वो इंडिया से बाहर के हैं, वो लोग फॉरेनर हैं। उनके लिए जनार्दन काम करता है और जिनसे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने लाइफ में कभी मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो 1000 माइल्स अवे उससे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, इंडिया से बाहर है, फॉरेन में रहते हैं, और जनार्दन उनके लिए ही काम करता है। तो पहला तो हमें जनार्दन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा हमें रामधारी का एग्जाम्पल दिया गया है कि रामधारी की एक 9 साल की बेटी होती है, उसका जन्मदिन होता है। रामधारी अपनी बेटी को ये प्रॉमिस करता है, उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, साइकिल गिफ्ट करूंगा। साइकिल लेने के लिए वो मार्केट में जाते हैं, जगह जगह देखते हैं। उनका बस यही मानना होता है कि हमें ऐसा साइकिल चाहिए जो कि वो अफोर्ड कर सके, उनके बजट में हो, वो उतने पैसे लगा सके, उस साइकिल को खरीद सके, और उस साइकिल की जो क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो पूरा मार्केट घूमते हैं, उनको साइकिल मिलती है, और वो साइकिल मेड इन चाइना होती है लेकिन इंडिया में बिक रही होती है। वो उनको अफोर्डेबल लगता है और वो उसे खरीद लेते हैं। उसके बाद में ये भी बताया हुआ है कि पिछले साल भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बारबी डॉल खरीदा था, जो कि मेड इन अमेरिका था लेकिन इंडिया में बिक रहा था। क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने उसे भी खरीद लिया था। और तीसरा एग्जाम्पल हमें सारिका के बारे में दिया हुआ है। सारिका एक लड़की है जिसने अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया स्टडीज में और अच्छी हायर एजुकेशन ली। अब उसके पास मौका है कि वो जॉब करे और अपना एक इंडिपेंडेंट करियर बनाए। ये मौका उसको ही मिला है। उसकी जो फैमिली है उसमें उससे पहले किसी औरत को नहीं मिला। बहुत सारे उसके रिलेटिव इसके अगेंस्ट में है कि वो काम ना करे, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज कर लेती है और वो काम करना शुरू कर देती है। तो उसको सबसे पहला ये ऑप्शन मिलता है कि तुम जाके पढ़ो और काम करो, और इसका सारिका जो है वो फुल यूज करती है और अपना इंडिपेंडेंट करियर बनाती है। तो ये हमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल में हमें बताना क्या चाहता है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो जनार्दन का था, जो जॉन था, कॉल सेंटर में काम करता है, इंडिया के लिए नहीं फॉरेन के लिए काम करता है, फॉरेनर्स के लिए काम करता है। वहां पे हमें क्या दिख रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस है तो इंडिया में, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, फॉरेनर्स के लिए। उनकी तरह ही काम कर रहा है, रात को काम करता है, दिन में काम नहीं करता। उसकी छुट्टियां भी यूएस के क्लाइंट्स, जैसे यूएस में जो लोग हैं उनकी तरह है, यूएस के कैलेंडर की तरह है, इंडियन कैलेंडर से नहीं मिलती है। तो ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस दिखा रहा है कि इंडिया में बैठे बैठे बाहर सर्विस दी जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल था रामधारी का। अपनी बेटी के लिए जो इन्होंने सामान खरीदा वो मेड इन चाइना था वो साइकिल, और इससे पहले जो डॉल खरीदी थी वो मेड इन इंडिया था। ये दिखा रहा था मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज, दुनिया की एक पार्ट की चीजें दूसरे पार्ट में भी कितनी इजीली अवेलेबल है, कैसे मिल रही है, ये दिखा रहे हैं। तो दूसरी जगह पर भेजी गई होगी, मूव कराया गया होगा, तभी तो मिल रही है। तो यही हमें इसमें बताया हुआ है कि जैसे चाइना अमेरिका की चीजें यहाँ पे मिल रही है, ऐसे ही इंडिया की चीजें किसी और कंट्री में मिल रही होगी। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ये बताया हुआ है।
तीसरा जो है सारिका के बारे में बताया गया है कि सारिका को पढ़ने का मौका मिलता है, जॉब करने का मौका मिलता है। इस सोच के अगेंस्ट अभी भी उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन उस पर सारिका ध्यान नहीं देती। तो क्या हुआ, चेंज इन थॉट हुआ। कैसे, देखो पहले जो है औरतों को काम करने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब पढ़ने भी दिया जाता है, उनको काम भी करने दिया जाता है। अब हमें हर लाइन में जो है औरतें देखने को मिलती है, विमेन देखने को मिलती है। तो ये थॉट में चेंज आया ना, ये जो लोग पहले मानते थे इस थॉट में बदलाव आया। पहले जो लोग मानते थे अब लोग उस चीज को नहीं मानते। अब लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गई है। अब एक नई चीज को जो है एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है कि हाँ, औरतों को भी काम करना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे और इन 3 एग्जाम्पल से आगे हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इन 3 एग्जाम्पल से अलग होंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि फार्मर्स जो है, जो किसान है, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत महंगी कंपनी से, एमएनसी से जो है बहुत महंगे महंगे वो अपने पेस्टिसाइड्स या सीड्स जो है वो खरीदे थे, और अब जो उनकी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा बताया हुआ है कि एक इंडियन कंपनी यूरोपियन बेस्ड एक राइवल कंपनी को खरीद लेती है, जबकि उसके काफी करंट ओनर्स जो है वो इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद लेती है। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जो रिटेल की, जो शॉपकीपर की दुकान है, ये जो दुकानें आपको गली में या सड़कों पर देखने को मिलती है, जो आपको सामान देती है, बेचती है, इन लोगों को डर है कि अगर किसी ने रिटेल चेन्स खोल ली तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। रिटेल चेन्स मतलब कि वॉलमार्ट टाइप में, जहां पर एक ही जगह पे बहुत बहुत स्टोर्स रहते हैं, इनकी बात की जा रही है। फोर्थ एग्जाम्पल ये है कि मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर है, वो फिल्म जो है बनाता है, उसको लोग अक्यूज कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने जो अपनी कहानी दिखाई है अपनी मूवी में, ये तो हॉलीवुड यानी कि विदेश की मूवी में दिखाया हुआ है, अमेरिका की मूवी में दिखाया हुआ है, तुमने तो सेम कहानी चुरा कर इंडिया की मूवी में दिखा दी है। और फिफ्थ और लास्ट ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉलेज में एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लड़कियों के लिए जो है एक नोटिस जारी करता है, उनको धमकाता है, उनको धमकी देता है कि आप ये वेस्टर्न कपड़े मत पहन कर आओ। तो ये 5 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने ऊपर 3 देखे और नीचे जो 5 एग्जाम्पल देखे, इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ के हमें कुछ चीजें समझ में आई। क्या हमें ये समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं होती, नेगेटिव चीजें भी होती है। तो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जो है इम्पैक्ट पड़ता है, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। काफी सारे लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ नेगेटिव ही इम्पैक्ट है, ज्यादा पॉजिटिव तो बहुत कम ही है। लेकिन बस कुछ एग्जाम्पल पढ़ के हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जाना है, हमें पहले अच्छे से समझना है कि ग्लोबलाइजेशन हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये ग्लोबलाइजेशन है तो है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फ्लो के साथ डील करता है, जिसमें हम फ्लोज की बात करते हैं। कैसे फ्लोज, देखो फ्लोज जैसे कि आइडियाज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, या एक आइडिया को दूसरे पार्ट के वर्ल्ड में भी, पार्ट के दूसरे वर्ल्ड में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे औरतों को पढ़ाना चाहिए, तो ये इंडिया में भी मान रहे हैं, ये चीज अमेरिका में भी मान रहे हैं, ये चीज चाइना में भी मान रहे हैं। तो विमेन को बहुत अच्छा जो है पढ़ाना है, उनको भी जॉब करने देना है, उनका भी इंडिपेंडेंट करियर होना चाहिए। ये क्या है, इनकी बात है जो कि और जगह भी मानी जा रही है। कैपिटल शंटेड बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस, कि कैपिटल जो पैसा है, वो पैसा एक से दूसरे कंट्री के बीच में आ रहा है या जा रहा है। देखो जब ट्रेड होता है तो एक कंट्री के पास सामान आ रहा होता है, एक कंट्री के पास पैसा आ रहा होता है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। कॉमोडिटीज को ट्रेड किया जा रहा है, कुछ चीज सामान खरीदे जा रहे हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अमेरिका की बनी हुई खिलौने जो है इंडिया में मिल रहे हैं, तो उसका खिलौना था हमारे यहाँ मिल रहा है, ऐसे हमारा कोई खिलौना बाहर मिल रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है। और ये जो कॉमोडिटीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव कर रही है, ये जो फ्लो हो रहा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है।
लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अच्छे अच्छे लिवलीहुड के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छा कमाने के लिए, वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको फ्लोज के साथ डील करता है, जिसमें हम सिर्फ फ्लोज की बात करते हैं कि सामान हो, चाहे लोग हो, चाहे पैसा हो, चाहे आइडिया हो, सब क्या हो रहा है, कंट्रीज के बीच में मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है। यही है ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है? क्योंकि इसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया है, इंटरकनेक्ट, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो है कनेक्ट करके रख दिया है। पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से जुड़ गई है। इंडिया अमेरिका कितने दूर है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं इसी वजह से, क्योंकि ये आपस में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेड होता है, हमारे लोग एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं, हमारे बीच में आइडियाज भी एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यही है, या ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेंथ यही है कि वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस, यानी कि पूरे दुनिया को इसने जोड़कर रख दिया है। इंटरकनेक्टेडनेस है, पूरे दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसके हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के हर टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज है, 3 तो मैंने आपको बता दिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। तो ये कोई एक सिंगल फिनोमिना नहीं है, तीनों टाइप में हमें इसके जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ा ये देखने को मिलता है, और इसे हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि कुछ सोसाइटी पे, सारे सोसाइटी पर एक जैसा ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पर ज्यादा पड़ता है, कुछ पर कम पड़ता है। कई बारी एक सोसाइटी के भी कुछ पार्ट पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है और दूसरे पे इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। ये हमें बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो किस वजह से हुआ? तो हम जब बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो हमने पढ़ा लोग इधर से उधर जा रहे हैं या चीजें इधर से उधर जा रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि इसमें यूनिक क्या है। देखो, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने देखा है पहले से लोग एक दूसरे के यहाँ पे आते जाते रहे हैं। पहले से हमारे यहाँ पे फॉरेनर आया है, हमारे लोग यहाँ से बाहर गए हैं, पहले से हमारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड रिलेशन रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो बहुत पहले से होती आ रही है। इसमें यूनिक क्या है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले से लोग इधर से उधर जाते आए हैं, एक दूसरे की कंट्री ट्रेवल करते आए हैं, एक दूसरे के सामान लोगों के बीच में ट्रेड होते आए हैं, बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन भी रहे हैं। तो यूनिक आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन में यही है कि हमारा जो स्केल है, जो स्पीड है, जिस लेवल पर ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस स्पीड पर लोग एक जगह से दूसरी जगह या सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, जिस स्केल पर चला जा रहा है, यही यूनिक है। देखो, पहले भी लोग ट्रैवल करते थे, पर क्या पहले इतनी जल्दी सामान पहुंच जाता था, या लोग खुद इतनी जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते थे? तो ऐसा नहीं था। पहले बहुत लंबा लंबा टाइम लगता था। इंडिया के अंदर ही कहीं कहीं जाने में 50 दिन, 60 दिन ऐसे समय लग जाता था। लेकिन आज हमें इंडिया क्या, हमें बाहर जाना है तो हम एक फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये जो स्पीड हो गई, जितनी तेजी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जितनी तेजी से हमारे सामान एक जगह से दूसरे जा रहे हैं, और जितने ज्यादा मात्रा में हम उसे भेज सकते हैं, जितना इजीली हम उनको भेज सकते हैं, यही आज के ग्लोबलाइजेशन को यूनिक बनाता है। इसीलिए हमको इसमें यही देखना है कि आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है और जो पहले के टाइम पे था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, आज के ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी। वैसे तो कोई एक सिंगल फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन में देखा है कि बहुत ज्यादा आप अच्छे से काम कर सकते हैं। हमें ये भी बताया हुआ है कि जैसे कुछ इन्वेंशन हुए थे, टेलीग्राफ हो, टेलीफोन हो, माइक्रोचिप हो, इनकी वजह से क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन को इन्होंने और क्या किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। इन टेक्नोलॉजीज की वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई है। ऐसे ही एक बारी प्रिंटिंग आई थी बहुत पहले,
जिसको हम डायरेक्ट नेशनलिज्म से कनेक्ट करके देखते हैं कि जैसे ही प्रिंटिंग आया था तो जो लोग हमारे देश में आज़ादी की आवाज़ उठा रहे थे या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था या कहीं और पर आज़ादी की आवाज़ उठाई जा रही थी, उनको कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये प्रिंटिंग, क्योंकि वो अखबारों में लिखते थे, वो किताबों में लिखते थे, वो पोयम लिखते थे, कहानी लिखते थे, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जगे। तो उससे क्या हुआ, देशभक्ति की भावना लोगों में जगी थी। तो प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा था लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। तो हमने देखा कि प्रिंटिंग से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे ही हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम जैसा अपने पर्सनल लाइफ को सोचते हैं उस पे कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है, और टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है उसमें थोड़े पेस के अंतर हो सकते हैं, जैसे सामान कहीं से एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी भेजा जा सकता है, लेकिन वहीं पर लोगों को जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसे पुराने टाइम से कंपेयर करें तो आज लोग बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और बहुत कम टाइम में चले जाते हैं। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पूरी दुनिया एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है ये कैसे लोगों को लगता है, तो ये लोग रिकग्नाइज कर चुके हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हम देखते हैं कि दुनिया में एक चीज अगर एक कोने में हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे पार्ट में भी पड़ता है। मान लो इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई बाउंड्री में थोड़ी रुक गया था कि बस चाइना में है और कहीं नहीं है, वो तो हर जगह फैल गया था। तो हमने देखा कि कैसे एक जगह पे चीज हुई लेकिन बाद में जाके पूरे दुनिया में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, और बाद में पूरी दुनिया ने कैसे मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये इंटरकनेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं कि आज अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट हो रहा है या वहां पर कोई ऐसी ही कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिलता है, वो एक ही जगह नहीं रुकती है, और लोग भी इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इस चीज को लेकर ना लोगों के 3 व्यूज है, और उन 3 व्यूज को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला व्यू है कुछ लोगों का, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। काफी सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली गई है, या फिर उसकी एबिलिटी को कि उसे क्या करना चाहिए इसको रिस्ट्रिक्ट करके दे दिया गया है। काफी सारे लोग मानते हैं कि जब से ये आया है ग्लोबलाइजेशन तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि वेलफेयर स्टेट की जगह पर अब मिनिमलिस्टिक स्टेट आ रहा है। मिनिमलिस्टिक स्टेट मतलब कि ये कुछ कोर फंक्शंस करता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और भी जो कोर फंक्शन जो इम्पोर्टेंट काम है, जो थोड़े बहुत मेन काम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो। लेकिन अब जो स्टेट है वो वेलफेयर का काम नहीं करती, अब जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर का काम नहीं करती, बल्कि अब किसका रोल बढ़ता चला जा रहा है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल बढ़ता चला जा रहा है। अब जो है मार्केट का रोल बढ़ता चला जा रहा है। यही इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी को अब ज्यादा देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल बढ़ता चला जा रहा है। अब वेलफेयर स्टेट नहीं रहा। अब क्या करता है स्टेट, अपना बेसिक कुछ काम कर लेते हैं, कुछ कोर फंक्शंस कर लेते हैं, और बाकी वेलफेयर का काम नहीं करते लोगों के लिए अब नहीं सोचा जाता। अब किसका रोल हो गया है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज, मार्केट का रोल हो गया है। ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे स्टेट की कैपेसिटी का इरोजन हो रहा है, स्टेट की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, स्टेट की कैपेसिटी को कम किया जा रहा है, कि अब उसे वो काम ही नहीं करने दिए जा रहे जिसके लिए वो किया जाता था या जाना जाता था। वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन वेलफेयर का तो कोई स्टेट काम कर ही नहीं रही है, करने ही नहीं दिया जा रहा। अब तो मार्केट को ही सब कुछ दे दिया गया है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। तो वहीं पे दूसरे लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, स्टेट पहले भी इम्पोर्टेंट था और स्टेट आज भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट की जगह मार्केट ने ले ली है। हाँ, कुछ सेक्टर में स्टेट जो है वो नहीं है, मार्केट ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गया है, लेकिन ये स्टेट की इच्छा से हुआ है। स्टेट को जिस सेक्टर में रहना था स्टेट रहा, और जिस सेक्टर में स्टेट को नहीं रहना था स्टेट ने खुद कह दिया, गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि हम इस सेक्टर से जा रहे हैं, हम इसमें वेलफेयर का काम नहीं करेंगे। तो ये तो स्टेट की मर्जी से हुआ है, स्टेट को कोई जबरदस्ती तो नहीं की।
तो यहाँ पे यही बताया गया है कि काफी लोग ये भी मानते हैं कि स्टेट का रोल पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये कौन इसका ध्यान रखता है? गवर्नमेंट ही तो इसका ध्यान रखती है। तो गवर्नमेंट पहले भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ने आकर उसकी जगह ले ली है। हाँ, बस कुछ सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट की जगह यानी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट की जगह पर मार्केट का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और तीसरे टाइप के लोग क्या मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो एक कंट्री है उसकी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से। जैसे देखो, एक जो गवर्नमेंट है अगर उसे ये पता है कि मेरे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने मिडिल क्लास से हैं, कितने गरीब परिवार से हैं, कितने अमीर हैं, कितने क्या जॉब करते हैं, तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली। इससे वो अपने सिटीजन के बारे में जान सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन उसके पास में पहुंचेगी। तो अगर गवर्नमेंट को ये पता है कि मेरे यहाँ पे कौन से लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो अच्छे से लोगों को और ज्यादा रूल कर पाएगी, क्योंकि उसे पता है कि लोगों को क्या चाहिए। तो यहाँ पर तो स्टेट और ज्यादा पावरफुल हो गया, स्टेट कमजोर नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो यही तीन व्यू देखने को मिलते हैं। एक कहता है कि स्टेट कमजोर हो गई, दूसरा कहते हैं कि नहीं, स्टेट आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही स्ट्रांग है जितना पहले थी, और तीसरा व्यू क्या है कि स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है पहले के मुकाबले में। तो हमने ये तीन जो व्यूज थे वो देखे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।